हेलो एवरीवन, कैसे हो सब बढ़िया होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो कौन सा टॉपिक चल रहा था? टॉपिक था पादप और जंतु कोशिका की संरचना। पादप और जंतु कोशिका की संरचना। पादप और जंतु कोशिका की संरचना और कार्य है, इस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहे थे। कोशिका की साइज, शेप वगैरह इनके बारे में डिस्कस किया। आज जो डिस्कस करने वाले हैं वो कोशिका की संरचना के बारे में करेंगे। कोशिका की संरचना, और यही टॉपिक का नाम है, कोशिका की संरचना। लेकिन पहले कोशिका की संरचना डिस्कस करने से पहले कोशिका का क्राइटेरिया देखना जरूरी था। आज प्लांट्स और एनिमल सेल को लेकर चलेंगे। कोशिका की संरचना में सबसे पहले की कोशिका किससे मिलकर बनी हुई होती है, कि सेल है वो किससे मिलकर बनी हुई होती है, किससे मिलकर बनी हुई होती है। ये क्वेश्चन है, सबसे पहले दिमाग में आता है कि कोशिका किससे मिलकर बनी हुई होती है, या कोशिका का संरचनात्मक घटक क्या होता है। इसे बोल सकते हो संरचनात्मक घटक। संरचनात्मक घटक क्या होता है कोशिका का? तो कोशिका है, प्रत्येक कोशिका में प्लांट और एनिमल सेल में एवरी कोशिका की बात करूँ, न कि अकेली प्लांट सेल, अकेली एनिमल सेल। प्रत्येक कोशिका में 3 घटक होते हैं। 3 घटक प्रत्येक कोशिका में होते ही होते हैं। एक घटक कौन सा होता है? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली। दूसरा घटक होता है केंद्रक। केंद्रक। और तीसरा घटक होता है कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य। प्लाज्मा झिल्ली को कहा जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। केंद्रक को न्यूक्लियस कहा जाता है और कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। साइटोप्लाज्म। तो कोशिका किससे मिलकर बनी हुई है? 3 कोशिका के मेन संरचनात्मक घटक होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। प्रत्येक कोशिका होती है, उसके अंदर जो समस्त क्रियाकलाप होते हैं, प्रत्येक कोशिका होती है उसके अंदर जो कि सारे के सारे जो क्रियाकलाप होते हैं इन 3 घटकों के द्वारा ही होते हैं। ये 3 घटक हैं, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके बगैर कोशिका की कल्पना नहीं कर सकते। कहने का तात्पर्य यही है कि इनके बगैर किसी भी सेल की कल्पना नहीं कर सकते हैं। अब मैं बात करें, सबसे पहले मैंने पहले भी आपको बताया था प्लांट सेल, एनिमल सेल, इन दोनों को साथ में लेकर चलेंगे। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे प्लांट सेल और एनिमल सेल का डायग्राम रिप्रेजेंटेशन कर देती हूँ आपके सामने, ताकि आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर हो जाए ना। प्लांट सेल और एनिमल सेल है, उनको डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि इनकी कैसे किस प्रकार से स्ट्रक्चर होती है। तो बात करूं जैसे कि एनिमल सेल की, है ना। फॉर एग्जांपल ये एनिमल सेल है। एनिमल सेल में इसमें ये क्या होते हैं? ये माइक्रोविलाई होते हैं, जो कि प्लांट सेल में नहीं देखने को मिलते। एनिमल सेल में न्यूक्लियस होता है, बीचों बीच है। एनिमल सेल में बीचों बीच न्यूक्लियस देखने को मिलता है। ये क्या हो गया? ये न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस हो गया। और इस न्यूक्लियस के पास में क्या देखने को मिलती है? इस न्यूक्लियस के पास में अंतः प्रद्रव्य जालिका देखने को मिलती है। और ये कौन सी होती है? ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। ये कौन सी जालिका होती है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
ऑलराइट। इसके पास में कौन सी जालिका देखने को मिलती है, लेकिन ये न्यूक्लियस से थोड़ी दूर होती है और ये देखने को मिलती है SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें ये जो है वो क्रोमेटिन पदार्थ है वो इसके अंदर रहता है, न्यूक्लियस के अंदर। देन जो इसके बाद में आगे डिस्कस करें, ये क्या हो गई, इसमें ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये क्या हो गई, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, ये माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। देन इसमें क्या होते हैं, इसमें राइबोसोम होते हैं, राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं एनिमल सेल में। प्लांट सेल में भी जो है वो राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसके ऊपर क्या पाया जाता है, इसके ऊपर है गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है। ये क्या हो गया, ये हो गया गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेटस भी आप बोल सकते हो, गोल्जी एपरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के पास में यहाँ पे तारक केंद्र पाए जाते हैं, तारककाय या तारक केंद्र बोल सकते हो, तारककाय भी बोल सकते हो। तारककाय या तारक केंद्र है वो प्रेजेंट होते हैं। देन इसमें राइबोसोम हो गया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, देन आपका जो है वो ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स है SER। इसमें एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये न्यूक्लियस के पास में प्रेजेंट होती है, ये न्यूक्लियस और न्यूक्लियस है बीचों बीच में प्रेजेंट होता है एनिमल सेल में, न्यूक्लियस बीचों बीच में प्रेजेंट होता है। और ये न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया है, ये न्यूक्लियस मेम्ब्रेन हो गई, ये न्यूक्लियस और इसमें ये पोर पाए जाते हैं ना। इसी प्रकार से मैं आपको बताऊं एनिमल सेल की। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक एनिमल सेल को इस प्रकार से, एक एनिमल सेल है, इस एनिमल सेल में बाहर की ओर और ये क्या है, ये अंदर की ओर दो झिल्लियाँ पाई जाती हैं। इस एनिमल सेल में ये बाहर की ओर होती है प्लांट सेल ये होती है सेल वॉल और इसके अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। जो प्लांट सेल होती है इसमें क्या होता है, एक्चुअली में बड़ी वैक्यूल प्रेजेंट होती है, बड़ी रिक्तिका प्रेजेंट होती है ना। इस रिक्तिका की वजह से जो केंद्रक होता है वो साइड में होता है, केंद्रक होता है प्लांट सेल में। प्लांट सेल में जो केंद्रक होता है वो एक कोने में, एक साइड में है, वो प्रेजेंट होता है। ये क्या हो गया, ये केंद्रक हो गया, न्यूक्लियस हो गया, इसमें क्रोमेटिन पदार्थ हो गया ना। बाकी का जो ये सारा है, सारा भाग इसमें भी पाया जाता है। इसमें वैक्यूल प्रेजेंट होती है, बड़ी वैक्यूल। एनिमल सेल में भी वैक्यूल पाई जाती है लेकिन एकदम छोटी छोटी वैक्यूल होती हैं। ये प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल में वैक्यूल बड़ी होती है इसलिए न्यूक्लियस है वो किनारे की ओर देखने को मिलता है। इसके अलावा प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में क्या प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट, ध्यान दीजिएगा क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट होता है प्लांट सेल के अंदर। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट है वो प्रेजेंट नहीं होता है एनिमल सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लांट सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। प्लांट सेल में भी राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होती है। ध्यान दीजिएगा बाकी का वही होता है, लेकिन
लेकिन डिफरेंस इतना है एनिमल सेल में, ये क्या हो गई, ये एनिमल सेल हो गई, ये एनिमल सेल हो गई। एनिमल सेल में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होते हैं, प्लांट सेल में माइक्रोविलाई प्रेजेंट नहीं होते हैं। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। एनिमल सेल में बड़ी वैक्यूल नहीं होती है, प्लांट सेल में बड़ी वैक्यूल होती है। एनिमल सेल में तारक केंद्र पाए जाते हैं, प्लांट सेल में तारक केंद्र नहीं पाए जाते हैं। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, प्लास्टिड नहीं होते हैं। प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा इन दोनों के बारे में। अब इनको कोरिलेट करके इनकी स्टडी करते हैं और सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सबसे पहले जो है वो स्टडी करेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मैं बार बार नहीं बताऊंगी कि कौन सा भाग प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, कौन सा प्लांट सेल में, कौन सा एनिमल सेल में कहाँ प्रेजेंट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन भी है, कोशिका झिल्ली है वो कहा जाता है। कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है वो एनिमल सेल, एनिमल यानी कि जंतु कोशिका का बाहरी आवरण है, जंतु कोशिका का बाहरी आवरण है, बाहरी आवरण है। प्लांट सेल का सबसे बाहरी आवरण नहीं है, प्लांट सेल का बाहर से अंदर का आवरण है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कार्य करती है, क्या वर्क करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये स्टेटमेंट है, बिल्कुल कंसंट्रेट होके सुनिएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो पदार्थों के आवागमन को कंट्रोल करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो विसरण की प्रक्रिया के द्वारा, विसरण की प्रक्रिया के द्वारा गैसों के आदान प्रदान में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन काम करती है कि यह कुछ पदार्थों को आने में, कुछ पदार्थों को बाहर निकालने में इसका इम्पोर्टेंट रोल होता है। यानी कि कुछ पदार्थों के आवागमन, कुछ पदार्थों का आवागमन, ऐसे ध्यान दीजिए, कुछ पदार्थों का आवागमन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर होता है। कुछ पदार्थों का, यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिया है, कुछ पदार्थों का, ऐसे नहीं कि पदार्थों का आवागमन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होता है, यानी कि पदार्थों के आवागमन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का महत्वपूर्ण स्थान होता है, ऐसा नहीं है। कुछ पदार्थों के आवागमन में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इम्पोर्टेंट रोल होता है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वर्णात्मक पारगम्य, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वर्णात्मक पारगम्य वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, क्योंकि यह कुछ पदार्थों को रोक लेती है, नहीं जाने देती है, और कुछ पदार्थों को बाहर है वो निष्कासित करती है, इसलिए पदार्थों को जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन ये उठता है कि पदार्थों के ये जो ये कोशिका झिल्ली है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, तो पदार्थों की गति बाहर से अंदर, अंदर से बाहर कैसे पॉसिबल, ये पॉसिबल कैसे होती है। ये सारी की प्रोसेस की पदार्थों की गति है वो अंदर से बाहर आ जा सकती है, पदार्थ मूवमेंट बाहर कर सकते हैं, बाहर से अंदर कर सकते हैं, कैसे, किस कारण से ये सब कुछ पॉसिबल होता है। और ये पॉसिबल होता है कौन सी प्रोसेस के थ्रू, विसरण की प्रोसेस के थ्रू। विसरण क्या होता है मैं पहले भी बता चुकी हूँ। विसरण होता है कि पदार्थों का
पदार्थों का या मॉलिक्यूल का, पदार्थ का अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर गमन करना विसरण कहलाता है। जैसे कि मैं इस रूम में, इस स्टूडियो रूम में यहाँ पे खड़ी हूँ और मैं यहाँ पे इस एक कोने में क्या कर रही हूँ, स्प्रे का मैं छिड़काव कर रही हूँ ना। थोड़ी देर बाद में क्या होगा कि पूरे रूम में स्प्रे की खुशबू आने लगेगी। क्यों? क्योंकि मैंने तो एक जगह है खड़ी रहकर यहाँ पे स्प्रे का छिड़काव किया था। पूरे रूम में कैसे पॉसिबल हुआ? वो मिश्रण के कारण पॉसिबल हुआ। यानी पदार्थों का अपनी उच्च सांद्रता, बाकी जगह इसकी सांद्रता नहीं थी, बाकी जगह मॉलिक्यूल नहीं थे, जहाँ पे मैंने छिड़काव किया वहाँ मॉलिक्यूल थे, यानी उच्च सांद्रता हो गई। उच्च सांद्रता से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर जो अभिगमन होता है वो विसरण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं विसरण की, जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लीजिए CO2 जो होती है, CO2 होती है हमारे शरीर में क्या होती है? CO2 हमारे शरीर में एक अपशिष्ट पदार्थ माना जाता है। CO2 हमारी बॉडी में अपशिष्ट पदार्थ माना जाता है। अब इस अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना आवश्यक है। शरीर से बाहर कैसे निकलेगा? जब ये शरीर के अंदर सेल में अपशिष्ट पदार्थ CO2 बनेगा तो क्या होगा, इसकी शरीर के अंदर कॉन्सेंट्रेशन अधिक हो जाएगी और बाहरी जो इन्वायरमेंट है उसमें इसकी कॉन्सेंट्रेशन कम होगी। तो CO2 का अपने आप इसकी उच्च सांद्रता से लोअर की ओर, यानी शरीर के अंदर से बाहर की ओर क्या होगा, इसका निष्कासन वो हो जाएगा, यानी CO2 बाहर निकाल पाएंगे। इसी प्रकार से क्या होता है, इसी प्रकार से ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन कैसे अंदर ग्रहण करते हैं? बाहरी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा है, 21% ऑक्सीजन है। अब बाहरी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा है, कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, कोशिकाओं को ऑक्सीजन चाहिए होती है। बाहरी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हाई है, सेल के अंदर लोअर है, अतः है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर विसरण के द्वारा क्या होगा? विसरण के द्वारा जो है वो डिफ्यूजन, विसरण को कहा जाता है डिफ्यूजन। विसरण के द्वारा क्या होगा कि ऑक्सीजन है वो शरीर के अंदर है वो आ पाएगी। कुछ इसी प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं वो शरीर के कुछ इसी प्रकार की जो सारी प्रोसेस हैं वो शरीर के अंदर होती रहती हैं और ये मैकेनिज्म है। इस प्रकार से डिफ्यूजन का जो है वो इम्पोर्टेंट रोल होता है। और जल के अणु की, ध्यान दीजिएगा, जल के अणु की गति में भी, जल के अणु की जो गति होती है, जल के अणुओं की जो गति होती है वो भी किस पर निर्भर करती है? अब ध्यान दीजिएगा, जल के अणुओं की जो गति होती है वो भी विसरण पर डिपेंड करती है। जल के अणुओं की गति भी विसरण पे डिपेंड करती है और वो मैकेनिज्म कहलाती है क्या? प्रासरण, ओस्मोसिस। जल के अणु की गति है वो विसरण के अनुकूल होती है, यानी प्रासरण क्या है? प्रासरण एक तरह का विसरण ही है, लेकिन विसरण में पदार्थों का आ गया, प्रासरण में क्या आएगा? वाटर का अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर अभिगमन होगा। अगर ऐसा दे दिया जाए कि वाटर का तब प्रासरण होगा और विसरण आ जाए तब क्या होगा? अन्य पदार्थ आ जाएंगे तब विसरण होगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसमें जो ओस्मोसिस होगा, प्रासरण होगा, इसमें एक झिल्ली की रिक्वायरमेंट होती है, मेम्ब्रेन की रिक्वायरमेंट होती है और वो मेम्ब्रेन होती है अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो होती है अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा पदार्थों का वाटर का अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर। अर्धपारगम्य झिल्ली है वो हायर बुक में देखने को मिलती है।
लेकिन आपकी एनसीईआरटी ने जो ऑथेंटिक बुक मानी जाती है उसने इस अर्धपारगम्य की जगह है नाम दे रखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, यानी वर्णात्मक पारगम्य का। तो आप एग्जाम में इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। झिल्लियाँ हैं वो 4 प्रकार की होती हैं, मैं आपको बता दूं साइड में। एक होती है इम्परमिएबल, ओके। एक झिल्ली होती है परमिएबल, एक झिल्ली होती है सेमी परमिएबल, और एक झिल्ली होती है सिलेक्टिवली परमिएबल, है ना। इनमें आप डिफरेंस देखना। इम्परमिएबल ऐसी झिल्ली जो ना कि वाटर के लिए जो वाटर को आने जाने देती है और ना ही अन्य पदार्थों को आने जाने देती है, इम्परमिएबल कहलाती है। यानी सभी के लिए स्टॉप, है ना। परमिएबल यानी सभी को आना जाना, चाहे वाटर हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे आयन हो, कुछ भी हो। सेमी परमिएबल यानी कि पदार्थों के अणु के लिए नहीं, लेकिन उसमें एक्वापोरिन होते हैं, वो अर्धपारगम्य, है ना। सिलेक्टिवली परमिएबल यानी कुछ सिलेक्टेड पदार्थों को आने जाने देती है। तो आपको वर्णात्मक पारगम्य अर्धपारगम्य में यहाँ कंफ्यूज मत हो जाना। अर्धपारगम्य नाम हायर बुक में देखने को मिलता है। एनसीईआरटी ने ऑस्मोसिस के लिए वर्णात्मक सिलेक्टिवली परमिएबल ही वर्णात्मक झिल्ली है, उसका ही नाम लिया है। तो ये होती है, हाँ। ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस जल के अणु का क्या होता है? जल के अणु की जो गति होती है वो इस झिल्ली के थ्रू होना अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की ओर वर्णात्मक झिल्ली के द्वारा होना प्रासरण कहलाता है। प्रासरण एक प्रकार का विसरण है और ये जल के अणुओं की गति इसमें उपस्थित पदार्थों पर निर्भर करती है, उपस्थित पदार्थों पर निर्भर करती है ना। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अब मैं आपसे बात जो है एक है जो ये जल के अणु की गति इसमें पदार्थों पर निर्भर करती है। अब आगे इसके देखें कि सेल है, उस सेल को अलग अलग मीडियम में रखने पर क्या होगा, आपको इससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए एक कोशिका है, पहली कंडीशन नंबर 1 है, यदि एक कोशिका को तनु विलयन में रखा जाए, तनु विलयन में रखा जाए, ओके। अगर एक कोशिका को तनु विलयन में रखा जाए, है ना, ये मान लीजिए कोशिका है, इसके अंदर तनु विलयन है। अब सबसे पहले तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन, सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम तनु विलयन क्या होता है, हमें ये समझाइए। तनु विलयन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है, विलेय की मात्रा कम होती है। दिमाग में ऐसे घुसा लीजिए कि जल तो होगा ज़्यादा और बाकी उसमें जो भी पदार्थ होगा वो कम होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं बात करूँ तनु विलयन, विलयन किसका बनाएंगे? फॉर एग्जाम्पल मान लो शक्कर का विलयन, नमक का विलयन या शक्कर का विलयन, नमक या शक्कर के विलयन में रखने पर, है ना, नमक और शक्कर का विलयन है, ये ले रहे हैं और ये नमक और शक्कर का विलयन तनु विलयन है, यानी नमक तो थोड़ा सा होगा और बाकी मात्रा में वाटर होगा। समझ में आ गया तनु विलयन क्या होता है ना। यदि एक कोशिका को तनु विलयन में रखा जाए, तनु विलयन यानी ऐसा विलयन जिसमें विलायक ज़्यादा हो विलेय कम हो, इसमें रखने पर क्या होगा, तनु विलयन में रखने पर क्या होगा कि अंदर है
कोशिका के अंदर है वो कॉन्सेंट्रेशन है पदार्थों की वो ज़्यादा होती है, बाहर तनुविलियन वाटर है बाहर ज़्यादा होगा। ओबियसली बात है कि वाटर बाहर ज़्यादा हो गया, यानी वाटर प्रासरण की मैकेनिज्म के थ्रू क्या होगा, पानी है, जल है प्रासरण के द्वारा क्या होगा, जल प्रासरण के द्वारा क्या होगा, अंदर जाएगा। ओके, अंदर जाएगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना, इनसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एक एग्जाम में, हर एग्जाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है ना। तनुविलियन में क्या होने, तनुविलियन में रखने पर क्या होगा, वाटर अंदर जाएगा। अंदर क्यों जाएगा, क्योंकि बाहर वाटर ज़्यादा है और अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, बाहर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है। और अभी प्रासरण पढ़ा था कि अर्धपारगम्य झिल्ली या व्रणात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा पानी है अपनी ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की ओर ज़्यादा है, यानी पानी अंदर जाएगा, पानी अंदर जाएगा। अब क्या होगा, ऐसे विलियन को क्या कहेंगे, ऐसे विलियन को क्या कहेंगे, ऐसे विलियन को कहेंगे, ऐसे विलियन को कहेंगे अल्प प्रासरण दाबी, अल्प प्रासरण दाबी विलियन। और इसको इंग्लिश में याद रखोगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अल्प प्रासरण दाबी विलियन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। इस प्रासरण, इसमें क्या होगा कि पानी है, ऐसा नहीं है कि पानी अंदर ही अंदर जाएगा, पानी है अंदर से बाहर भी आएगा, क्योंकि ऐसा तो कोई फंडा ही नहीं होगा भाई, अंदर से बाहर से अंदर जा सकता है, इट मीन्स बाहर से भी अंदर आ सकता है, बिल्कुल राइट है। तो पानी अंदर से बाहर भी आएगा, लेकिन बाहर से अंदर जाने वाले पानी की मात्रा ज़्यादा होगी और नेट बैलेंस क्या आएगा कि पानी अंदर चला जाएगा। अंदर चला जाएगा तो क्या होगी, कोशिका है, कोशिका फूल जाएगी। कोशिका क्या होगी, कोशिका फूल जाएगी। ओके, अच्छे से क्लियर हो गया आपको कि कोशिका फूल जाएगी। क्यों फूल जाएगी, क्योंकि पानी है वो प्रासरण की क्रिया के द्वारा अंदर जाएगा। सेकंड कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन नंबर 2 है कि एक कोशिका को, सेल को ऐसे मीडियम पर, ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसमें जल की मात्रा बाहर व अंदर समान हो, समान हो। यानी कोशिका को ऐसे मीडियम पर रखा जाएगा जिसमें वाटर की मात्रा बाहर भी बराबर हो, अंदर भी बराबर हो। तो इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, बाहर भी होगा और वाटर अंदर भी होगा, दोनों इक्वल होगा। यानी कहीं पानी है वो न तो बाहर जाएगा न अंदर जाएगा। पानी की मतलब जैसे कोशिका है वैसे ही कोशिका होगी, यानी कि पानी का कोई अभिगमन नहीं होगा, पानी का कोई अभिगमन नहीं होगा। ओके, पानी का कोई अभिगमन है वो नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है ऐसे विलियन को क्या बोलेंगे, ऐसे विलियन को संप्रासरण दाबी विलियन कहेंगे, संप्रासरण दाबी विलियन कहेंगे। और संप्रासरण दाबी विलियन को कहा जाता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन। और इसमें क्या होगा, पानी बाहर से अंदर जा सकता है, जाएगा, बाहर से भी अंदर जाएगा, लेकिन दोनों और कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है, इसलिए कोशिका के अमाप में कोई अंतर नहीं आएगा, दोनों समान दर से गति करेंगे। और कोशिका क्या नहीं होगी, कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोशिका का आकार जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। कंडीशन नंबर 3 है, कंडीशन नंबर 3 है, कंडीशन नंबर 3 है कि सेल को सांद्र विलियन में रखा जाए, सांद्र विलियन में है वो रखा जाए।
सांद्र विलयन में रखा जाए, इसमें क्या होगा कि सेल को ऐसे मीडियम पे रखोगे जहाँ पर बाहर क्या हो गया, वाटर कम है और अंदर बाहर वाटर कम है, अंदर वाटर ज़्यादा है। सांद्र विलयन, डाइल्यूट सॉल्यूशन बताया था। सांद्र विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें विलेय की मात्रा ज़्यादा होती है, विलायक की मात्रा कम होती है, यानी पानी तो कम होगा, नमक बहुत सारा होगा, तो ऐसा विलयन सांद्र विलयन कहलाएगा, है ना। अब सांद्र विलयन में रखा जाए तो क्या होगा, ओबियसली बात है कि वाटर है क्या होगा, बाहर से अंदर आएगा, यानी पानी बाहर से अंदर आएगा, पानी बाहर से अंदर आएगा, पानी बाहर से अंदर आएगा। इट मीन्स विलयन कैसा हो गया, विलयन कैसा हो गया, अति प्रासरण दाबी, अति प्रासरण दाबी विलयन हो गया, यानी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन हो गया। वाटर है थोड़ा बहुत जो वाटर है वो बाहर से अंदर भी जाएगा, अंदर से बाहर भी आएगा, लेकिन कंसंट्रेशन है वो बाहर ज़्यादा है, वाटर की नहीं, पूरा जो विलयन है उसकी कंसंट्रेशन बाहर ज़्यादा है। इसलिए नेट बैलेंस ये रहेगा कि वाटर की गति होगी वो अंदर से बाहर आने की ज़्यादा होगी, इसलिए कोशिका क्या होगी, कोशिका है वो सिकुड़ जाएगी, सेल है वो सिकुड़ जाएगी, सेल सिकुड़ जाएगी। अब आपको ये पूरा का पूरा है, ये कंडीशन 3 है, ये दिमाग में रखनी है। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन में सेल है वो फूल जाती है। विलयन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल को रखने पर क्या होता है, सेल फूल जाती है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में सेल रखने पर सेल सिकुड़ जाती है। ये पूरा का पूरा आपको ध्यान में रखना है। आप ऐसा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो घर पे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अंडा है, अंडे पर जब HCl डाला जाता है, NaOHCl डाइल्यूट कंडीशन में, तो उसके बाद में उसकी जो ऊपर की कवर है उसको हटाया जा सकता है। कवर को हटाने के बाद में एक मेम्ब्रेन दिखाई देती है, उस मेम्ब्रेन को एक वॉच ग्लास में आप मेम्ब्रेन को नहीं, उस बाकी जो बचा हुआ भाग है उस बाहरी पदार्थ, जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो भारी पदार्थ होता है उसको हटाने के बाद में डाइल्यूट सॉल्यूशन में रखते हो तो क्या होता है कि वाटर बाहर से अंदर की ओर जाता है और अंडा फूल जाता है। उसके बाद में उस एग को आप रखोगे किस में, कंसंट्रेट सॉल्यूशन में, कंसंट्रेट हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखने के बाद में यानी उसमें नमक ज़्यादा होगा, पानी कम होगा, तो वाटर जो फुला हुआ अंडा है वो क्या होगा, वो सिकुड़ जाएगा, यानी वाटर अंदर से बाहर की ओर निकल जाएगा। ऐसा ही आप घर में किशमिश सबके घर में मिलती है, तो किशमिश के साथ में आप प्रयोग कर सकते हो। जैसे कि एक किशमिश ले लिया आपने, किशमिश को आप वाटर में रखोगे ना, थोड़ी देर बाद में आप ऑब्जर्व करोगे किशमिश फूल गई है। किशमिश फूल जाने के बाद में आप ऐसे सॉल्यूशन में रखोगे जिसमें नमक ज़्यादा है, शक्कर ज़्यादा है, वाटर कम है, तो किशमिश वापस क्या हो जाएगी, किशमिश वापस सिकुड़ जाएगी, है ना। तो ये सब किसके वजह से होता है, ये सब जो है वो प्रासरण की वजह से ही होता है। प्रासरण के क्या उपयोग हैं, प्रासरण के उपयोग देख लेते हैं। विसरण के उपयोग देखने के बाद में थोड़ा सा है ये टॉपिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है वो कंप्लीट हो जाएगा। यूजेज ऑफ ऑस्मोसिस, प्रासरण के क्या उपयोग हैं। यूनिसेलुलर फ्रीज वाटर जो जीव होते हैं, एक कोशिकीय अलवणीय जीव, यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर जीव होते हैं, वो वाटर जो एक कोशिकीय फ्रेश वाटर जीव होते हैं यूनिसेलुलर, वो जो है वो विसरण का मेथड के द्वारा ही क्या लेते हैं,
जो वाटर है उसको यूज में लेते हैं। अमीबा इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अमीबा इसी विधि का जो है वो प्रयोग करता है। प्लांट्स की जो सेल होती हैं, कोशिकाएं होती हैं, पादप कोशिकाएं हैं, वो इस ओस्मोसिस के द्वारा ही क्या लेती हैं, पानी को ग्रहण करती हैं। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि पादप की जो रूट सेल होती है, मूल कोशिकाएं होती हैं, वो मूल कोशिकाएं ओस्मोसिस के द्वारा ही वाटर को ग्रहण करती हैं। पादप की जो रूट सेल होती है वो ओस्मोसिस के द्वारा ही वाटर को क्या ग्रहण करती है, वाटर ग्रहण करती हैं। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर जीव जैसे कि अमीबा इस ओस्मोसिस के द्वारा ही पानी ग्रहण करता है, वाटर। एंड प्लांट सेल है इसके द्वारा, एंड रूट कोशिका इसके द्वारा, है ना। विसरण के यूजेज ऑफ डिफ्यूजन भी पढ़ा ना। डिफ्यूजन पता है, डिफ्यूजन गैस के आदान प्रदान में, गैस का परिवहन है वो डिफ्यूजन के माध्यम से होता है। लेकिन एक चीज़ है कि कुछ जैसे कि मान लीजिए यूनिसेलुलर जीव हैं, वो अपनी पर्यावरण से पोषण, न्यूट्रिशन ग्रहण भी इस डिफ्यूजन की मदद से करते हैं, इस डिफ्यूजन की मदद से। और कुछ पदार्थ का आवागमन भी इसके द्वारा होता है। उसमें क्या होता है, उसमें ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है। पदार्थों के आवागमन में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। ये होगी ओस्मोसिस और डिफ्यूजन के प्रयोग। प्लाज्मा झिल्ली की मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना की बात करूँ तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लचीली होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लचीली होती है, लचीलापन इसमें देखने को मिलता है। लचीली प्लांट सेल वो सेल वॉल होती है या सेल मेम्ब्रेन होती है, तो लचीलापन सेल मेम्ब्रेन को प्लाज्मा मेम्ब्रेन में देखने को मिलता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे निर्मित होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है, इम्पोर्टेंट है। आ सकता है लिपिड से, आ सकता है प्रोटीन से, दोनों से, या कार्बोहाइड्रेट से। तो लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लिपिड और प्रोटीन की बनी हुई होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसको ध्यान में रखना ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर, जो स्टडी है वो किसके द्वारा किया जाता है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का अध्ययन इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, कौन सी सूक्ष्मदर्शी, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के द्वारा इसकी जो है वो स्टडी की जाती है। सेल मेम्ब्रेन का मैंने एक गुण बताया कि ये लचीली होती है। सेल मेम्ब्रेन लचीली होती है। इसके लचीलेपन का उपयोग देखते हैं ना। लचीलेपन का क्या उपयोग होता है, लचीलेपन का उपयोग ये होता है कि जैसे अमीबा है ना, ये इस लचीलेपन के गुण के कारण ही क्या करता है, भोजन ग्रहण करता है अपने इन्वायरमेंट से। और इस इन्वायरमेंट से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लचीलेपन के कारण ये फूड ग्रहण करता है। इसको कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। अमीबा है वो भोजन को किस प्रक्रिया के द्वारा ग्रहण करता है, एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस, उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं, तो वो ग्रहण करता है एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया के द्वारा। अमीबा है वो भोजन को ग्रहण करता है। ये आज का टॉपिक हुआ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर, और बहुत अच्छी तरीके से ये जो है लेक्चर हुआ है। तो आई होप यहाँ पे मैं क्लियर रही होंगी, आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।